अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम अपनी इस वीडियो में इंग्लिश कोड 508 का लेसन 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है सिमेंटिक्स एंड ग्रामर। पहले हमने जो पिछले दो लेसन्स पढ़े उसमें हमने पहले सेंटेंस की सिमेंटिक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में बात की। फिर हमने पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात की कि पार्टिसिपेंट्स के कौन कौन से रोल होते हैं। अब हमने ग्रामर के बारे में पढ़ना है कि ग्रामर क्या है सिमेंटिक्स के हवाले से, और सिमेंटिक्स का और इसका आपस में क्या कोई ताल्लुक़ है, मीनिंग डेवलप करने में कोई ताल्लुक़ है, अगर है तो कैसे है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है कि फिर ग्रामेटिकल कैटेगरीज़ कौन कौन सी होती हैं, केस सेंसिटिव केसेस कौन से होते हैं, जो फिर आगे हमने ये भी पढ़ना है कौन कौन से जो पर्सनल हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हैं, वो हमने पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। Formal grammar is a study or the use of rules about how words change their form and combine with other words to express meanings. Cambridge Dictionary के मुताबिक फॉर्मल ग्रामर क्या है कि जिसमें हम रूल्स को स्टडी करते हैं, फिर वो ये देखते हैं कि हाउ वर्ड्स चेंज देयर फॉर्म्स, कैसे वो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं, और फिर ये देखते हैं कि कैसे वो वर्ड्स जो हैं वो अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे वर्ड के साथ कंबाइन होते हैं। दिस इज़ अ फैक्ट अबाउट इंग्लिश दैट सीक्वेंस ऑफ साउंड्स कन्वेज मीनिंग डिफरेंटली। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये इंग्लिश के बारे में एक फैक्ट है कि जो सीक्वेंस ऑफ साउंड्स है वो डिफरेंट मीनिंग्स कन्वे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैन की बात करेंगे तो इज़ सिंगुलर ग्रामेटिकली एंड मैन इज़ plural grammatically. Most of the traditional grammarians assume that grammatical categories were essentially semantics. वो कहते हैं जो grammatical categories हैं ना, वो essentially semantics मतलब meanings की बुनियाद पर ये categories बनी हैं, ये grammatical categories जो हैं। Some linguists argued that grammar must be distinct from semantics. कुछ कहते हैं grammar और semantics को अलग-अलग रहना चाहिए, and grammatical categories must be wholly defined in the terms of the form of the language. और ये लैंग्वेज की एक फॉर्म के तौर पर इसको बयान करना चाहिए, ना कि semantics या grammar के हिसाब से। In English, tense is not directly related to time since the past tense may be यूज्ड फॉर फ्यूचर। वो कहते हैं जी इंग्लिश के टेंस की मतलब वो कोई इतना डायरेक्टली टाइम के साथ नहीं था, डायरेक्टली रिलेट नहीं करता था इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सिमेंटिक्स है, जब तक कि हम पास्ट और जो पास्ट है उसको फ्यूचर के साथ कहीं यूज़ ना करें। फॉर एग्जांपल इफ़ ही केम टुमारो। फिर आगे उसने बात की है हेयर इज़ यूज फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल एज वेल। अब जो बाल हैं हम उसको सिंगुलर के भी यूज़ करते हैं और प्लूरल के भी यूज़ करते हैं। वाई हैव वी स्किप लेक्सिकल रूल्स एडिंग एस। कहते हैं फिर यहाँ पे हमने एस को क्यों वो रूल को स्किप क्यों किया, हेयर्स क्यों नहीं किया। देयरफॉर बेसिक ग्रामेटिकल कैटेगरीज में बी एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ देयर मीनिंग्स। इसलिए कहते हैं कि हो सकता है ग्रामेटिकल कैटेगरी जो इंडिपेंडेंटली वो मतलब सारी बन गई। आगे है जी जनाब ग्रामेटिकल कैटेगरीज। Grammar is not restricted to the study of form or function words. It is concerned more widely with categories such as tense, gender, number and with syntactic functions such as subject and object. अब वो कहते हैं जो ग्रामर है वो ना सिर्फ ये नहीं है कि हम फॉर्म ऑफ जो वर्ड्स की फॉर्म और फंक्शन है हम उसको स्टडी करें, बल्कि इसके और बहुत सारी जो कैटेगरीज हैं कि उसके बारे में भी इसका जो कंसर्न्स हैं। जैसे कि हम टेंस के बारे में बात करेंगे, जेंडर के बारे में बात कर सकते हैं, हम नंबर्स के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम जो सिंटैक्टिक फंक्शंस हैं उसकी बात कर सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। अली के बारे में उसने फॉर एग्जांपल अली ये एक नाउन है और एक सब्जेक्ट है। दीज कैटेगरीज कैन बी फ्रेजल लेवल, ये फ्रेजल लेवल के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अली द सन ऑफ जॉन। ठीक है, ये सारी उसने एक लिख दी, ये नाउन फ्रेज। अकॉर्डिंग टू पामर देयर आर टू फेमिलियर कैटेगरीज, ग्रामेटिकल कैटेगरीज, एक जेंडर एंड नंबर, बट द इंग्लिश हैज स्ट्रिक्टली नो ग्रामेटिकल जेंडर एट ऑल। अब पामर के अकॉर्डिंग दो जो फेमिलियर ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो जेंडर है वो इतनी कोई स्पेसिफिक मतलब स्ट्रिक्टली उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। इट हैज़ ऑफ कोर्स प्रोनाउंस ही शी इट, बट दीज आर एसेंशली द मार्कर्स। अब जो जेंडर वाली अब जो बात करें, जिस तरह इंग्लिश में वो अरेबिक की हम बात करते हैं तो उसमें जो मुअन्नस है जो एक फेमिनिन है उसके लिए पर्टिकुलर रूल्स और हर चीज़ एक वो डिफ़ाइन की गई, बट इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में हम जब भी फेमिनिन की बात करेंगे तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम नंबर देखेंगे कि क्या सिंगुलर है या प्लूरल है, हम उसी के हिसाब से सारे वर्ब्स को लगाते जाएंगे। तो ये उसने एक बात की है कि आपको समझाने के लिए बताया कि किस तरह से मतलब इंग्लिश हैज़ स्ट्रिक्टली नो ग्रामेटिकल जेंडर एट ऑल। ठीक है, तो आगे वो कहते हैं इट हैज़
ऑफ कोर्स प्रोनाउंस ही शी इट, बट दीज आर एसेंशियली द मार्कर्स ऑफ द सेक्स, ठीक है, ये मतलब सेक्स के बारे में बताते हैं, जेंडर फेमिनन और मस्कुलिन के बारे में नहीं बताते हैं। नाउन क्लॉज ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, और अब नंबर की वो बात कर रहा है कि जिस तरह वो कह रहे हैं नाउन क्लास में काउंटेबल हैं हमारे पास और अनकाउंटेबल हैं। अब और काउंट एंड मास, अब जो काउंट है उसके बारे में क्या, एग्जाम्पल्स ऑफ काउंट नाउन्स और अ कैट, अ बुक एंड एप्पल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। मास नाउन्स में अकर विद नो आर्टिकल, अब जो मास नाउन जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसको हम गिन तो नहीं सकते, अलबत्ता उसके साथ हम कोई क्वांटिफायर लगा देते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल सम बटर, अब 1 बटर 2 बटर 3 बटर तो हम कह नहीं सकते, तो हम क्या कह सकते हैं, सम बटर सम मिल्क लिटिल वाटर एट्सेट्रा। द कैटेगरी ऑफ पर्सन, फिर जब हम पर्सन की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन है आई वी, सेकंड पर्सन यू एंड द थर्ड पर्सन ही शी इट, एंड दे इज ऑफनली क्लोजली एसोसिएटेड विद नंबर एंड विद जेंडर इन वर्बल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। The first person relates to a speaker while the second person relates to the hearer, ठीक है, जो पहला बंदा है जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात की जाएगी जो वहाँ पे मौजूद नहीं होगा, ही विल बी द थर्ड पर्सन और शी विल बी द थर्ड पर्सन और दे विल बी द थर्ड पर्सन। ठीक है जी, आगे की बात करें ग्रामर एंड लेक्सिकल। It is irrelevant for semantics whether a grammatical category is indicated by a form of words, by a morpheme, or the order of the word. For example, past tense is marked by the past tense morphemes ed, but there is no similar morpheme to indicate the future. Future is marked by the shall, will or be going to. वो कह रहे हैं जी कभी कभी ऐसा होता है कि semantics जो है इस मामले में बिल्कुल irrelevant है कि grammatical category को किस तरह से indicate किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि पास्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ईडी लगा दिया जाता है, लेकिन फ्यूचर को कैसे एक्सप्लेन करें, कोई ऐसी मॉर्फेम नहीं है, तो उसके लिए अलग से विल या शेल लगाना पड़ता है। ठीक है, आगे द डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रामर एंड लेक्सिकॉन कैन बी पोज्ड इन द टर्म्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रामेटिकल अनएक्सेप्टेबल सेंटेंसेस। अब कहते हैं अगर हम इनमें हमें ये ग्रामर और लेक्सिकॉन में हमें फ़र्क करना है तो फिर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो ग्रामेटिकली अनएक्सेप्टेबल हैं, ठीक है, मतलब उसमें कुछ ऐसी ग्रामेटिकल रूल्स को वायोलेट किया गया है, दोज दैट आर एक्सक्लूडेड ऑन लेक्सिकल ग्राउंड्स। ठीक है, अच्छा, दो तरह के सेंटेंसेस हैं, नंबर 1 अनएक्सेप्टेबल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस, और दूसरे कौन है, जिनको उनके लेक्सिकल ग्राउंड्स की वजह से, उनके मीनिंग्स की वजह से हमने मतलब निकाल दिया। अब उसने आगे एग्जांपल दिया, द बॉयज़ आर इन द रूम्स, ठीक है, अब द बॉयज़ लगा दिया, जब बॉयज़ तो ऑलरेडी कॉमन नाउन है तो दा तो लगना नहीं था, बॉयज़ ही लगना था। ठीक है, इज़ इनकरेक्ट बट द मीनिंग इज़ नॉट वेग, लेकिन हमें मीनिंग समझ आ रहा है। अब चॉम्स्की ने एक सेंटेंस इन्वेंट किया, द कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली। अब कलरलेस बेरंग ग्रीन, ठीक है, अब उसने मतलब किस तरह से एक कलरलेस और आगे उसने ग्रीन भी लगा दिया, आइडियाज़ स्लीप फ्यूरियसली, ठीक है, तो मतलब सारे सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें सिमेंटिकली ये गलत है बट ग्रामेटिकली ये सही है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि विच सीम्स फॉल्टनेस ग्रामेटिकली येट इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल लेक्सिकली, लेकिन अल्फाज की अगर हम मीनिंग देखते हैं तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। देयरफॉर इफ अ सेंटेंस कन्फ्रंट्स अ ग्रामर बट द कम्प्लीटली डेविएंट लेक्सिकली इट वुड सीम द ग्रामर एंड लेक्सिकॉन्स आर डिस्टिंक्ट। कहते हैं जब हमारे पास ऐसे सेंटेंस आते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये सारा कुछ अलग अलग है। ग्रामेटिकल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं, ग्रामेटिकल रिलेशंस ऑफ द वर्ब, टेंस, एस्पेक्ट्स, फेज एंड वॉइसेस आर linked with each other, and a small alteration in order of a same category of these categories completely changes the meaning of a sentence. For example, John plays the piano can be transformed into piano is played by the John। अब grammatical relations वो कह रहे हैं कि जो verb, tense और aspects, phase और ये आपस में एक दूसरे के साथ linked हैं, और थोड़े से इनको चेंज करें तो हम grammatical जो क्या होगा, in order of these categories completely changes the meaning of a sentence, तो सारे सेंटेंस का मीन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने जॉन प्लेज द पियानो इज़ प्लेड बाय द जॉन। ठीक है, अब पहले में हमें जॉन पर फोकस था, दूसरे में हमने पियानो पर फोकस किया गया। ट्रांसफॉर्मेशन इज वेयर द ग्रामेटिकल कैटेगरीज नॉट ओनली अफेक्ट वन एलिमेंट बट आल्सो अफेक्ट द होल सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, ही एट फूड इज चेंज इनटू फूड वाज ईटन बाय हिम, पैसिव, पहले एक्टिव था फिर हमने उसको पैसिव बना दिया। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर मार्क्ड बाय पोजीशन। अब हमें पता है जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट पर आता है, वर्ब से पहले आता है, जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो वर्ब के बाद में आता है। ठीक है, तो इन दोनों का हम इनकी पोजीशन के हिसाब से मार्क करते हैं। द सब्जेक्ट प्रीसीड्स द वर्ब्स शी लाफ्ड, ठीक है, जो सेंटेंस से पहले आता है ये वो सब्जेक्ट होता है। द ऑब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब शी किल्ड अ स्नेक, अ स्नेक जो था वो किल्ड के बाद में आया, वर्ब के बाद में आया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब दैट
हैव ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वैसे जर्नल इंग्लिश के बारे में जनरल नॉलेज के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वर्ब्स दैट हैव ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड दोज विदाउट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। फॉर एग्जांपल ही एट फूड्स, ऐसे वर्ब जिनके लिए किसी ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ही एट, उसने खाया, क्या खाया, हमें आगे ऑब्जेक्ट बताने की ज़रूरत पड़ेगी वरना हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, तो इनको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। और अगर हम कहें कि ही लॉफ्ट, ठीक है, वो हंसा, तो इट इज़ ओके, ठीक है, हमें ज़रूरी नहीं है हम बताएं कि वो किस पर हंसा, क्यों हंसा, इतना हमारे लिए सेंटेंस काफ़ी है, इसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। अनदर टर्म कॉल्ड कॉजिटिवली इज क्लोजली रिलेटेड टू ट्रांजिटिविटी वेयर एन एक्टर बिकम्स अ रीज़न फॉर डूइंग एन एक्शन। फिर उसने ये भी पॉजिटिविटी की बात की जहाँ पे एक बंदा जो है वो एक एक्टर जो है वो दूसरे किसी एक्शन की वजह बन जाता है। ठीक है जी, आगे केस ग्रामर है। केस ग्रामर का आपको पता है कि a system of grammatical description based on the functional relations that noun groups have to the main verb of a sentence। जो noun group का main verb के साथ relation होता है उसको, जो फंक्शनल रिलेशंस होते हैं उनको केस ग्रामर कहा जाता है। जिस तरह हमने वो अक्सर सुना है कि जो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है, वो एजेंट प्ले कर रहे हैं या वो ऑब्जेक्ट प्ले कर रहे हैं। तो आगे दो लोगों ने दो तरह की कैटेगरीज दी। जो पामर हैज़ गिवन 3 केसेस, उसने एजेंटिव, इंस्ट्रूमेंटल और ऑब्जेक्ट की कैटेगरीज दी। ठीक है जी, केस ग्रामर की। अब उसने 3 केसेस दिए। अब फिल्मोरे हैज़ सजेस्टेड 6 केसेस, उसने 6 दिए, एजेंटिव, इंस्ट्रूमेंटल, डेटिव, फैक्टिटिव, लोकेटिव और ऑब्जेक्टिव। आगे सबके बारे में बताएगा। एजेंटिव इज़ टिपिकली एनिमेट परसीव्ड इंस्टिगेटर, मतलब जो एनिमेट होता है, जो एक्शन लेता है, जो एजेंट है, जो काम करता है। इंस्ट्रूमेंटल इज़ इन एनिमेट फोर्स और ऑब्जेक्ट, जब कोई इन एनिमेट मतलब कोई बेजान चीज़ आ जाएगी, कोई काम जिसके ऊपर हुआ होगा, ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल आ जाएगा। डेटिव इज़ एनिमेट बीइंग अफेक्टेड, अब डेटिव भी कोई एनिमेटेड होगा, एनिमेट का मतलब कि कोई लिविंग थिंग्स होगी जिसके ऊपर कोई काम होगा, ठीक है, और वो अफेक्ट होगा, उसके ऊपर वो अफेक्ट आएगा किसी काम की वजह से। अब आगे फैक्टिटिव है, इज़ ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन और स्टेट। अब फैक्टिटिव कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा है, जो किसी मतलब रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन और स्टेट, जो किसी एक्शन और स्टेट की वजह से जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने आया। लोकेटिव इज़ लोकेशन और स्पेशल ओरिएंटेशन, मतलब कोई लोकेशन की जब हम बात करेंगे तो वो फिर ये बन जाएगा। द ऑब्जेक्टिव इज़ द सिमेंटिकली मोस्ट न्यूट्रल केसेस, और ऑब्जेक्टिव केसेस आपको पता ही है जो हमारे सामने आते हैं। ठीक है, जब आप ग्रामर की कैटेगरीज को फर्दर पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पर आपको फिर सारे केसेस की भी समझ आना स्टार्ट हो जाती है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन, होप सो कि आपको अच्छे समझ आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।